अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ पर रौनक इफ्तार के साथ मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी और मेरे साथ मेरी को होस्ट आयशा अब्रार। जी बिल्कुल, आज की ट्रांसमिशन वैसी होगी जिस तरह से आप देखते हैं 6 से लेकर 8 बजे तक, जिसमें खाना भी पकेगा, जिसमें हम क्रिकेट पे बात भी करेंगे। इसके अलावा जो लोग हमारी नेशन को सर्व कर रहे हैं उनके बारे में बात भी करेंगे और हमारे उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जवाद, आज जिस टॉपिक पे हम हमारे उलमाए कराम से बात करेंगे वो थोड़ा सा उस पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय होती है। औरत के हकूक़, औरत के फ़राइज़। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी बीवी के साथ जिस तरह से रहती हैं, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान? कुछ ऐसा है कि वो भी उससे इत्तफाक करती हूँ कि जी ज़िंदगी गुजारने का ये तरीका होना चाहिए आप दोनों के लिए? देखिए, इसका असल जवाब तो वैसे बेगम साहिबा से ही लिया जाना चाहिए क्योंकि मेरी राय इस पर बायस्ड हो सकती है। लेकिन आयशा, ये भी देखिए कि हमें फ़ी ज़माना ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात करना पड़ती है, जिससे कम से कम मुझे ये तासुर मिलता है कि शायद हम लोग अभी भी ख़वातीन को एक मर्द के बराबर एक जीती जागती शख्सियत के तौर पर तस्लीम नहीं करते हैं। लिहाजा हमें उसे हुकूक देने, उसके हुकूक की आगाही के हवाले से बात करना पड़ती है। आप मवाज़न देखिए ना, हम लोग मर्दों के हुकूक की इस्तिलाह हज़राह तफन्नुन एज अ टॉन्ट तो ज़रूर इस्तेमाल करें, बिल्कुल, लेकिन औरत के हुकूक की जब भी बात आएगी तो उसमें थोड़ा तर्स का एंगल भी होगा, बिल्कुल होगा, उसमें ख्याल का एंगल होगा कि जैसे दे दिए जाएं। तो मुझे लगता है जब तक ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती रहेगी, अब शायद हम ख़वातीन को मर्दों के हम पल्ला पूरी तरह तस्लीम कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि बात ही बड़ी अच्छी की है जवाद आपने कि हमें इस बारे में बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमें माशरे में इसकी ज़रूरत महसूस होती है। ऐसा है नहीं, चूंकि ऐसा है नहीं। और अक्सर मैंने लोगों को जवाद ये भी बोलते हुए सुना है कि आप उनका ख्याल करें या आप उस औरत को एक बुरी नज़र से इसलिए ना देखें क्योंकि वो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बीवी है। अगर वो किसी की बीवी, किसी की बहू या किसी की बेटी के एंगल से अगर आप उसको ना भी देखें तो आई थिंक सबसे पहले वो एक इंसान है, बतौर इंसान उसकी एक शनाख्त है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ह्यूमैनिटी पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें बजाय ये देखें कि ये औरत है या ये मर्द है, तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो कोशिश करें, और ख़वातीन के एंगल से भी मैं ये बोलूँगी जवाद कि मैं उनकी साइड नहीं लूँगी और मैं ये बोलूँगी कि अगर हम इक्वालिटी चाहते हैं हर चीज़ में, तो आई थिंक अगर आपकी 9 से 5 तक नौकरी है और अगर मर्द हजरात 5 बजे घर जाते हैं तो फिर हमें भी 5 बजे ही जाना चाहिए, पहले जाने का कोई जवाब नहीं बनता, बिकॉज इक्वालिटी दोनों साइड से होनी चाहिए। हुकूक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आपको जिस अतराफ से जिम्मेदारी आपको अपनी लेनी पड़ेगी। ट्रांसमिशन के में इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि रमज़ान मुस्लिम ममालिक में, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में किस रंग और किस ढंग से मनाया जाता है। आज हमने जिस मुल्क का इंतखाब किया है सिंगापुर आपको ले चलेंगे और वापसी पर आज जो मौजू है खुसूसन ख़वातीन के हुकूक के हवाले से, इस पर भी कुछ मज़ीद बात करते हैं। तो पहले आप देखिए कि सिंगापुर में रमज़ान के रंग क्या होते हैं। आइए देखते हैं। सिंगापुर में हर साल माह सयाम के दौरान गेलैंग सराय यानी रमज़ान बाजार खुल जाते हैं। इस इलाके में शहर की कदीम तरीन सुल्तान मस्जिद भी वाक़ है, जिसे कौमी यादगार का दर्जा दिया गया है। इलाके को बरकी कुमकुमों से सजाया जाता है और अनवा इक़साम के खाने फरोख्त किए जाते हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान तमाम मसाजिद में नमाज असर के बाद चावल का दलिया बनाकर नमाजियों में तकसीम किया जाता है। सिंगापुर में ज्यादातर मुसलमान खानदान दलिया से इफ्तार करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ईद से 5 दिन कबल खवातीन केक बनाना शुरू कर देती हैं, जिसमें मक्खन और चॉकलेट से बने मार्बल केक और केक लैपेस काबिल जिक्र है। इसके अलावा दीगर काबिल जिक्र पकवानों में कोहे टाट यानी अनानास से तैयार करदा पकवान, कोहे बैंकेट यानी सागुदाना के आटे से तैयार करदा बिस्किट, जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में मज़ेदार सी डिश बनाने वाले हैं शेफ़ लमान मलिक। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। जवाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक। आज मैं बना रहा हूँ अपनी फेवरेट डिश। आपकी फेवरेट डिश? बिल्कुल सही सुना। अभी हम सिंगापुर से होके आए और मैंने सुना आप कोई मैक्सिकन, कोई स्पेनिश डिश बना रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टॉर्टिया रोल। ओके। बेसिकली मुझसे ज़्यादा बेहतर
टॉर्टिया के बारे में आयशा जानती है, आयशा आप ही बेहतर बता दें। नहीं खैर बेहतर तो खैर कुछ नहीं जानती, लेकिन बेसिकली टॉर्टियाज कहा जाता है या तो कॉर्न से बने हुए या फिर मैदे से बनी हुई रोटी को, जिस तरह से पाकिस्तानी लोग रोटी बड़े शौक से खाते हैं, इसी तरह से स्पेनिश मैक्सिकन लोग जो होते हैं वो टॉर्टियाज खाते हैं, नाचोस खाते हैं, इसके अलावा जो है वो टाकोस बहुत जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वो रोटी होती है, ये मतलब आपके घर की रोटी नहीं है, मैदे की रोटी, आटे की रोटी नहीं है, ये कॉर्न की रोटी है। अच्छा, अगर ये पूरे फुल पीस में है तो ये टॉर्टिया कहलाएगा। लमान पहले तो ये बताइए, ये खुद बनानी पड़ेगी या बनी बनाई दस्तयाब होगी? आप बनाने की कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि आप बना नहीं सकते, वो घर जैसी चपाती बन जाएगी, फिर ये चपाती बन जाएगी। और बेहतर ये है कि आप जो है वो बनी बनाई खरीद लें, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, हर अच्छे स्टोर में इजीली अवेलेबल है। मैं तो सोच रहा हूँ पूरी बनी बनाई डिश ही आप जब आज बना लेंगे ले लूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब अगर इसके हम 2 पीस कर देंगे तो टाकोस बन जाएगा, और उसको अगर पूरा सर्व कर देंगे तो टॉर्टिया बन जाएगा। परफेक्ट। अच्छा जी, हमारे अंदर जो हमारे जो इसके अंदर की फिलिंग है वो अपना फहीदा फिलिंग है, जो उसमें आपकी फहीदा फिलिंग के अंदर जो सब्जियां जाती हैं वो प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। अगर आप चाहें तो आप लाल शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप येलो वाली भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि वो महंगी है तो मैं जो है वो हरी सस्ती वाली ऐड कर रहा हूँ, जो कि कितने रुपए किलो है? 20 रुपए किलो। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं कि जो हरी वाली शिमला मिर्च होती है, ये लोग भी कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि सस्ती है बल्कि ज़्यादा मज़ेदार भी एक्चुअली होती है। सबसे मज़े का फ्लेवर भी इसी मिर्च का है। ठीक है। और बेसिकली जो बाकी जो कलर वाली ये आपकी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च, ये बेसिकली फर्मेंटेड है, ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के ऊपर बनी हुई है। तो इतना खास इसका ये लुक वाइज खाने को अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन वो उसका कोई खास फायदा नहीं है। अच्छा। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल हम कर रहे हैं यहाँ पे इस्तेमाल सहरी के लिए, अफ्तार के लिए। इससे पहले शेफ़ कि आप कुछ और बताएं, मैं ये बता दूं कि आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप फरमाइश कर सकते हैं खाने की कोई भी रेसिपी की, बल्कि इसके साथ साथ आप हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देकर हासिल कर सकते हैं फैट बर्गर की जानिब से वाउचर्स भी। और यहाँ पे चिकन ऐड कर दी है शेफ ने, मैंने चिकन ऐड की है, और मैं चिकन ऐड करने के बाद ऐड करूँगा चॉप गार्लिक। ओके, मुझे गार्लिक बिल्कुल जी, मुझे गार्लिक पकाना नहीं था बेसिकली। ठीक है, मुझे गार्लिक का एक बेहतरीन सा अरोमा चिकन के अंदर ऐड करना है। ओके, और मैं इसमें ऐड करूँगा सॉल्ट। सही है। मैं हमेशा, चाहे वो चिकन आप डीप फ्राई कर रहे हों, शैलो फ्राई कर रहे हों, स्टर फ्राई कर रहे हों, चिकन जब रॉ फॉर्म में होती है तो मैं इसके अंदर ऐड करना पसंद करता हूँ। सही है। अच्छा, इसको हम कलर से चेंज कर रहे हैं जी, इसको हम हाई हीट पे थोड़ा सा सीयर करेंगे। अच्छा, और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा दही और इसमें फहीता मसाला जो इसका है वो ऐड करते चले जाएंगे। फहीता मसाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने अभी यहाँ पे सीयरिंग का बड़ा इस्तेमाल किया कि मैं थोड़ा सा तेज आग पे भूनूंगा इसको। ठीक है, क्योंकि और इससे क्या होता है? इससे फ्लेवर जो है वो बहुत इनहैंस हो जाता है और अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, और स्मोकी मज़ेदार सा ये फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे बना रहे हैं शेफ़ मैक्सिकन एक डिश, लेकिन कोई अब प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, बस सिर्फ हमें टॉर्टिया जो ब्रेड है। अच्छा देखिए, कोशिश कीजिएगा कि जब आप चिकन ऐड करें, चिकन आपकी जूलियन हो, क्योंकि मेरी सब्जी भी जूलियन है, टमाटर भी जूलियन है। जूलियन कटिंग मतलब मैं दिखा देता हूँ। जूलियन कटिंग हम करके स्ट्रेट कटिंग है। ठीक है, अगर आप देखें, आप पतली लंबी बिल्कुल पतली लंबी कटिंग है ये। चिकन भी ऐसे कटी हुई है, टमाटर भी ऐसे कटे हुए हैं, एंड शिमला मिर्च भी ऐसे कटी हुई है। ठीक है शेफ, जब तक आप इसको थोड़ा सा कलर दे रही हैं, जब तक आप इसमें और चीज़ें ऐड करें। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, आप कलर देने से, आप जवाद साहब के पास लिंक देने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे सीजनिंग्स ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें करेंगे, स्लाइस सी ऐड करेंगे हल्दी। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा हाफ टेबल स्पून जीरा। ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे दही। ऑलराइट, दही हम एक खाने का चमचा ऐड करेंगे। सही है, और इसको आप भुनेंगे। अब आप अच्छा, अब इसको थोड़ी देर भूनना है हमने। बिल्कुल जी, इसकी भुनाई होगी। चल, जब तक इसकी भुनाई हीट जो है वो हम लो कर देंगे। अब इसको लो हीट पे भुनेंगे, लेकिन जैसे ही वेजीज इसके अंदर ऐड करेंगे हम इसकी हाइट दोबारा से बढ़ा देंगे। ठीक है, जब तक हम चलते हैं जवाब क्रिकेट की जानिब। जी हाँ, और नाज़रीन, लमान जब तक इंतहाई जदीद नाम की एक बड़ी सादा सी डिश बना रहे हैं, हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करते हैं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के स्पोर्ट्स रिपोर्टर ज़ीशान अहमद। ज़ीशान, रौनक इफ्तार में आपको खुशामदीद। तो नाज़रीन, पहले हम आज के मैच पर तो मेरा ख्याल है बाद में आते हैं। न्यूजीलैंड बामुकाबला बांग्लादेश। शुरू में करना चाहूँगा इंडिया बामुकाबला श्रीलंका से। तो ज़ीशान, पहले तो हमें ज़रा समझाइए कि आपकी असेसमेंट में कल इंडिया के साथ हुआ क्या? देखें, कहा जा रहा था कि इंडिया का बॉलिंग लाइनअप जो है वो इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट है, और तो मुझे ऐसा लगता है कि कल वो एक्सपोज हुआ। इंडिया अश्विन को बिठा के अपने 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा और श्रीलंका ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से
जिस तरह बॉलर्स को खेला, जडेजा आए तो उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, एक ही स्पिनर थे और उन्हें बहुत ज़बरदस्त अटैक किया, एक्सप्लॉइट किया उनको, जिसका प्रेशर पड़ा उन पर। फिर खुद आगे बॉलिंग पे उन्होंने अपने जो दूसरे पार्ट टाइम जो बॉलर्स थे उनको यूज़ करना शुरू किया। तो कल इंडिया का, और ये बात मैं आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कल चैम्पियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल था जो श्रीलंका ने चेज़ किया, 322 रन, 322 का। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे जो देखा कि जो इंडिया की बॉलिंग अटैक को बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जा रहा था कि पांड्या हैं, हार्दिक हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर हैं, तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनके पास पेसर्स नहीं थे, जो भी था उनके एवरेज बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जा रहा था। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मतलब देखा जाए तो 2 रन आउट्स हुए हैं और एक टोटल जो इंडिया के बॉलर्स विकेट लेने में कामयाब हुए, और 3 ही खिलाड़ी आउट हुए, और 3 ही खिलाड़ी कल टोटल रहा, और कन्विंसिंगली जो है श्रीलंका ने वो जो एक राय थी जो इंडिया से ओरिजिनेट कर रही थी कि जी श्रीलंका तो वो माचिस की डबिया जिसमें आग खत्म हो गई, वो अंदाजे क्या हुए और वो राय क्यों थी? हाँ जी बिल्कुल, सहवाग जिस तरह वो बैटिंग करते थे उसी तरह वो अपने एनालिसिस भी दे रहे हैं, उसी तरह बड़े एग्रेशन है उनके बयान में भी, जिसके खिलाफ भी बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करते हैं। उन्होंने इसी इंडिया के किसी शो में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये बात की कि श्रीलंका एक माचिस की डिब्बिया है जिसके अंदर से आतिश ख़त्म हो चुका है, यानी कि आग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नम हो चुकी है, नम हो चुकी आग अब नहीं है। लेकिन कल श्रीलंका ने उन्हें गलत प्रूव किया और जला के दिखाया कि किस तरह जलाया जाता है। और इस पे मैं यहाँ पे एक ये चीज़ आपको बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि सहवाग ने जब बांग्लादेश को हराया वार्म अप मैच में इंडिया ने, तो सहवाग ने अपना एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पोते को हरा लिया है, अगला मैच पाकिस्तान से था तो बेटे को हराने की बारी है। अच्छा, तो जिसके ऊपर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने कल अपने फेसबुक पेज पे लाइव किया और उस 14 मिनट के लाइव में उन्होंने सहवाग को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया, मतलब इतना टफ़ टाइम दी। आपने भी देखी? मैंने वो वीडियो देखी है और बड़ा ही कोई, मैं कहता हूँ कि मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि राशिद लतीफ़ साहब इज़ बैक इन फॉर्म और उन्होंने एक बेहतरीन जवाब दिया है। तो वो उसका क्रक्स क्या है? बेसिकली ये बड़े बोल जो आप बोलते हैं ना, तो ये आपके सामने फिर बाद में कभी ना कभी आ जाता है। श्रीलंका के मैच में आए सामने उनके। हाँ, क्या कहा राशिद भाई ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो उनको वीरेंद्र सहवाग जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, नजफ़पुर, वहाँ से शुरू किया, बताया कि हमारे बड़ों के नाम पे वो गांव है जिसके अंदर आप रहते हैं और जहाँ से, और फिर उनको बताया कि चेन्नई टेस्ट में जिसमें इंडिया की जो टॉप बैट्समैन थे वो सब खेल रहे थे और पाकिस्तान ने किस तरह, बताओ कौन बेटा, और उन्होंने कुछ चीज़ें बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको बताई कि अगर, और सबसे ज़्यादा फ़र्क जो रखा राशिद भाई ने और वीरेंद्र सहवाग में, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग पे तनकीद की, उन्होंने इंडिया की नेशन पे तनकीद नहीं की। जो वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तान को, होल नेशन को आप नहीं कुछ कह सकते यार, आप इस तरह नहीं, यानी राशिद लतीफ़ साहब ने उम्र में बड़ा होने का भी सबूत दिया और कद में बड़ा होने का भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान जिनकी बहुत इज्जत करता है, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने बताया कि सचिन बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान, कभी भी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं, उन्होंने हमें इज्जत दी, हम उन्हें इज्जत देते हैं हमेशा। तो उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को पॉइंट आउट किया कि ये एक बंदा पता नहीं कहाँ से इंडिया में आ चुका है जो गाहे बगाए यही चीज़ें होगा, और वीरेंद्र सहवाग की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं, गुज़िश्ता कई अरसे से आ रही हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और राशिद भाई ने कहा कि अभी मैंने तहमीद बांधी है, मतलब मैंने अभी ये जवाब नहीं दिया, मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिएगा, अगर तुम इसके बाद कोई रिएक्शन दोगे तो फिर जवाब। एक जवाब तो उनको श्रीलंका से मिल गया। सो क्विकली, से पहले कि हम लमान के चिकन टॉर्टिया रोल्स की जानिब जाएं, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी में इस दफ़ा ये तो हम देख रहे हैं जिशान कि ये बारिश ने और कुछ अपसेट्स ने बड़ी और छोटी टीमों को पॉइंट्स के हिसाब से एक जगह लाके खड़ा कर दिया है। सेम इज द केस विद न्यूजीलैंड बांग्लादेश। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो बारिश को अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी अगर दिया जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि बारिश ने बांग्लादेश का मैच, फिर उसके बाद बांग्लादेश को बहुत सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑल्दो वो मैच जीत रहा था जिसमें बांग्लादेश को पोजीशन ऐसी बनी कि बांग्लादेश को पॉइंट मिला, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ, न्यूजीलैंड वो मैच जीत रहा था, ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे फ़ायदा हुआ। तो अब अगर ग्रुप ए के अंदर चीज़ें देखी जाए तो अभी जो आज का मैच चल रहा है, अगर ये कंप्लीट होता है, अगर कंप्लीट होता है, जिसका जो भी विनर है, और उस विनर को फिर ख़ास तौर पे दुआ करनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया उधर से अगर इंग्लैंड को से हार जाए, अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और आज का विनर यहाँ से सेमीफाइनल में बराबर के लिए,
लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो फिर तो वो डायरेक्टली चला जाएगा। लेकिन एक और इसके अंदर भी कंडीशन है कि आज का मैच अगर बारिश की नज़र दोबारा हो जाता है, ऑल दो सिचुएशन कम है, वेदर फोरकास्ट क्लियर है, शावर हैं लेकिन लाइट शावर। लेकिन अगर आज के मैच में बांग्लादेश हार जाता है या बांग्लादेश अगर मैच के अंदर एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल जाता है तो भी फिर ये पोजीशन बनेगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ तो बहुत बड़े मार्जिन से जीते या तो फिर ऑल दो यहाँ से जब इनके पास 3 पॉइंट होंगे एंड बर्ड्स की गेम सीख गए। तो अभी हम लमान के पास चलते हैं नाज़रीन, चिकन टॉर्टिया रोल्स की रेसिपी, और उसके बाद हम अगर हमारे पास कुछ वक्त हमें मिला तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के पूल में इस वक्त क्या सूरत हाल है पॉइंट टेबल की। सो लमान, आपकी रेसिपी कहाँ तक? आप 2 मिनट जो है वो लेट हो चुके हैं। मैं लेट हो गया हूँ? बिल्कुल लेट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले ही इसके अंदर शिमला मिर्च, जूलियन कटी हुई प्याज और टमाटर ऐड कर दिया। बस ये चीजें ऐड की, इसके अलावा कुछ आपने ऐड तो नहीं किया ना? सीजनिंग वगैरह सब हुई, ठीक है, सारी बता चुके थे। अच्छा शेफ, अब इसको हम थोड़ी सी हाई हीट पे भुनेंगे और उसको उतार लेंगे। अच्छा, इसको ऑल कितना पकाना है टोटल मिला के, शिमला मिर्च को, प्याज को और टमाटर को? आप अगर सिर्फ मेरे हिसाब से 1 से 2 मिनट भुने, अच्छा, और उसको उतार लें। और इससे ज्यादा अगर हम भूनेंगे और हम चाहें कि हमारे घर की हांडी जैसी एक चीज बन जाए, हम जो है ठीक है, वो टॉर्टिया को टोस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक रॉ फॉर्म में आती है, इसको आपने टोस्ट करना है बहुत सही ही। है। अच्छा, यहाँ पे टॉर्टियाज को हम कर रहे हैं रोस्ट, और इसमें बिल्कुल कोई ऑयल या घी हमने नहीं लगाना क्या? जी, इसमें कोई ऑयल ऐसी कोई चीज कुछ भी नहीं ऐड करेंगे उसके अंदर। और ये हमारी वेजिटेबल्स है, चिकन है, रेडी हो चुकी है। सही है, जो हमारी बेसिकली फिलिंग है ये सही, और हमने इसको टोस्ट कर लिया। अच्छा, बड़े मजे की बात ये है कि जैसे इसको आप टोस्ट करेंगे ना, ये और नरम हो जाएगी। ओके, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी, अंदर से नरम। और शेफ ये बताएं कि ये जो इतनी खूबसूरत सी दिखने वाली चीज़ें, आई थिंक ये ज़्यादा हेल्दी भी है उस पराठा रोल से, अगर हम उसको कंपेयर करें जो हम पराठा रोल खाते हैं, चटनी और उसमें मेयो और सारी चीज़ें, तो आई थिंक दिस इज़ हेल्दियर। बिल्कुल, बहुत हेल्दी है। ठीक है, और सब्जियां अगर कच्ची हैं तो फिर क्या ही बात है। हाँ, सब्जियां काइंड ऑफ हमने कच्ची रखी हैं, आधी पकाई हैं, आधी जो है वो थोड़ी कच्ची रखी हैं। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके हमारे आसान से सवाल का जवाब दे सकते हैं और फैट बर्गर की तरफ से हासिल कर सकते हैं वाउचर्स। तो कॉल बिल्कुल आप कर सकते हैं, और अगर कोई फरमाइश करनी हो उसके लिए भी फॉर ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम अब आएंगे इसकी फिलिंग की तरफ। चलें जी, फिलिंग से पहले चूंकि हम बना रहे हैं रोल, तो बटर पेपर हम ऐड करेंगे। ठीक है, बटर पेपर की मदद से हम इसको रोल करेंगे। तो सबसे पहले नीचे आ गया इसके लिए बटर पेपर। बटर पेपर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केचप। अगर आप चाहें तो आप केचप डायरेक्ट इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा केचप इसमें ऐड करूंगा। सही, एक एक लेयर लगा रहे हैं शेफ, केचप अच्छी की लगा तरह रहे से स्प्रेड कीजिएगा, क्योंकि अगर केचप आप स्प्रेड नहीं करेंगे तो खाते वक्त गिरेगा। और केचप ऐड करने के बाद, केचप के बाद हम किस चीज़ की लेयर लगाएंगे? मेयोनेज़ की। मेयोनेज़ की एक लेयर लग रही है, और ये ड्राई भी नहीं लगेगा क्योंकि ये सारी सब्जियां वगैरह ये एक अच्छा सा क्रंच लेके आएंगी। एंड देन वी हैव दी सॉसेस। और हम इसके अंदर अब फाइनली जो है हमारी फिलिंग करेंगे। ठीक है, फिलिंग कंजूसी से नहीं कीजिएगा, ओके, क्योंकि आपने ही खाना होता है। ओके, दिल खोल के फिलिंग करें आप, इसमें भर के डालें। सही, और खूबसूरत रंग बिरंगी रेड ग्रीन चिकन, साथ में प्याज भी हमने ऐड किए हैं। दिस इज अमेजिंग। जितना अच्छा फ्लेवर जो है वो क्रिस्पी प्याज का आएगा ना, उतना अच्छा फ्लेवर किसी का भी नहीं आएगा। अच्छा, हमें अच्छा, मैं थोड़ा तरीका बता दूं कि जब आप फिलिंग करें तो फिलिंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करेंगे, ओके, ताकि जब आप रोल पैक करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज आई गेस ट्रिकी, और इसको पैक करने में जो है वो प्रैक्टिस दरकार होगी। तो देखते हैं अभी बटर पेपर के साथ इसको ये हम कर रहे आपने हैं। कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपने बटर पेपर को यहाँ से हाँ, होल्ड करना ठीक है। होल्ड करने के बाद आपने इसको एज इट इज आगे लेके जाना और ये सबसे ज्यादा देखने वाली आपने चीज़ बटर पेपर रोल किया और फिर आपने लाइक अ टॉफी की तरह से हम इसको कर रहे हैं रैप, और इससे तो शेफ खाना भी बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इसको एक तरफ से पैक कर देंगे और एक तरफ से आप खा सकते हैं अफ्तार के बाद। नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ पे एक हमारी पैकिंग जो है वो बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट। अगर आप एक और करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक और पैकिंग कर लें। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं दोबारा से यहाँ दिशान की जानिब। आप जब तक दूसरा रोल कर रहे हैं तो दिशान क्विकली, पाकिस्तान के पूल में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल ऐसा लग रहा है कि दोनों टीम्स, अगर साउथ अफ्रीका इंडिया खेलता है और उनमें से जो भी जीतेगा वो अगले राउंड में जाएगा, और पाकिस्तान श्रीलंका में जो भी जीतता है वो अगले राउंड में चला जाएगा। तो पाकिस्तान का अगला मैच श्रीलंका से है। श्रीलंका पे पाकिस्तान को अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम ऑलमोस्ट सेम, उनका अगर देखा जाए तो कैलिबर सेम है, क्योंकि दोनों रीबिल्डिंग प्रोसेस में है। ठीक है, एक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, एक ने इंडिया को हरा दिया, और दोनों ने ही अपसेट्स दिए हैं। मतलब अगर देखा जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी इंटरेस्टिंग अगर
कब से हुई है, जब से पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को बीट किया, उसके बाद श्रीलंका ने। अब सिचुएशन ऐसी ज़बरदस्त हो गई कि पहले मैचेस थोड़े से बोर थे, थोड़े से रेन अफेक्टेड भी थे, तो इतना इंटरेस्ट लोगों का डेवलप नहीं। जैसे ही पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया तो एक दोबारा से रिदम पकड़ा है चैम्पियंस ट्रॉफी ने। अब दोबारा से फैंस काफ़ी हम देख रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ चुका है, और नज़र यही आ रहा है कि अगर पाकिस्तान जिस तरह साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम को बीट करके गया है, तो और इंडिया को बीट करके गया है श्रीलंका, तो बहुत दोनों के मोरल्स काफ़ी हाई होंगे, तो हम अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और श्रीलंका के अगेंस्ट अगर लास्ट 10 मैचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 6 मैचेस जीते हैं, 4 हारे हैं, तो पाकिस्तान को एक थोड़ा सा पल्ला पाकिस्तान। और लास्ट मैच कार्डिफ पे जो खेला जाएगा वो भी पाकिस्तान ने जो लास्ट खेला था वो भी जीता है, तो अगला मैच कार्डिफ पे है, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था और पाकिस्तान ने 300 रन बनाए थे। लेट्स होप बेस्ट टीम विंस और बेस्ट टीम पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। थैंक यू। लमान का नाज़रीन चिकन टॉर्टिया रोल मुकम्मल हो चुका है, यहाँ पे ये रोल हो रहा है। ठीक है लमान ने दूसरा रोल भी आपके लिए नाज़रीन रैप कर लिया है, हो चुका है शेफ लमान, इस सतरंगी डिश के लिए एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया लमान आपका, और इसको हम अफ्तार में खाएंगे, कर आपको बताएंगे कैसी बनी। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देखा और इतनी सारी फरमाइशें करती हैं। होपफुली लमान पूरे रमज़ान फरमाइशों को करेंगे पूरा। और यहाँ पे टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और जब ब्रेक पे जाएंगे ना तो उसको देखते देखते जाएंगे। तो शेफ़ अगर आप ये रख दें तो हम इसको देखते देखते यहाँ पे जाएंगे, और वापस आने के बाद हम आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाएंगे जो कि हमारे मास्टर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उसके लिए जल्दी से वापस आ जाइए इस छोटी सी ब्रेक से। जी जनाब, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में शेफ़ लमान ने बनाई बहुत ही अच्छी सी डिश, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके साथ साथ हमने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी की भी बात की। और अब वक्त आता है वन ऑफ आवर फेवरेट सेगमेंट्स, और वो ये कि जो लोग पाकिस्तान के लिए, जो लोग सोसाइटी के लिए वाकई में कुछ कर रहे हैं, उन लोगों से आपको मिलवाया जाए, आप लोग उनसे इंस्पायर हों, हम भी उनसे इंस्पायर होते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर नजमुस साकिब हमीद, चेयरपर्सन है LRBTK लेटन रहमतुल्लाह बेनेवोलेंट ट्रस्ट। वो तमाम लोग जो कि जिनकी आई साइट का इशू है या फिर वो ब्लाइंड हैं, उनको केटर किया जाता है, यहाँ पर उनका ख्याल रखा जाता है, और किस किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है जानेंगे सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत मेहरबानी, आपने हमें मद्दू किया। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने अरसे से ये काम जारी है? 32 साल हो गए। ये 1984 के अंदर दिसंबर के अंदर हमारा ये कायम हुआ था। 85 में हमने काम शुरू किया एक छोटे से मोबाइल यूनिट से। पहले साल के अंदर मुश्किल से मेरा ख्याल है 12,000 लोगों का हमने इलाज किया मुफ्त। और पिछले साल जो ख़त्म हुआ है 29 लाख लोगों का हमने 29 लाख ये आप एक साल की तादाद। और अगर आप इसको पूरा क्यूमुलेटिव मुझसे पूछ रहे हैं तो 3 करोड़ 50 लाख लोगों का हमने ट्रीटमेंट कर चुके हैं। और जब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है बिनाई से महरूम अफराद हैं या बिनाई जिनकी कमज़ोर है या जिनकी, और जो आपने जो तादाद बताई इसमें सब शामिल है। हाँ, बिनाई से महरूम अफराद, साकिब साहब, उनके लिए क्या ऑप्शन है? डिपेंड करता है कि आप किस वजह से आप अपनी रोशनी, आंखों की रोशनी आपकी खो गई है। अगर तो ये सफ़ेद मोतिया है तो उसका तो बहुत आसान इलाज है, सर्जरी की आपको ज़रूरत होती है, और उसके बाद योर आई इज़ एज़ गुड एज़ न्यू, जैसे आपकी पहली आई साइट थी वैसे वो रिस्टोर हो जाती है। कुछ ऐसे इमराज हैं आँखों के कि जिसके अंदर आप अगर पहले ट्रीट करा लें तो आपका वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ठीक है। जिसको कि जैसे काला मोतिया हुआ, जैसे ये जो आपके पर्दे की जो बीमारी है, ख़ास तौर पे उन लोगों की जो शुगर के मरीज़ हैं। सही। तो उसमें यह है कि सब बिगिनिंग में आपको बर वक्त इलाज हो जाए तो वो रुक जाता है। तो सर इसमें वो लोग भी एडिड हैं जो कि आपके पास आएँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको शायद पता होता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि आपका रेटिना डिटैच होने के चांसेस है, खदशा है, तो क्या कुछ ऐसे लोगों को भी आपने इससे सेव किया? जी बिल्कुल। देखिए रेटिना जो होता है ना, अमूमन जी मैं शुगर की बात की थी ना, शुगर के मरीज़ों के साथ ख़ास तौर पे ये इसका मुमकिन है कि हो जाए या अंदेशा है कि हो जाए। सही।
तो उनके लिए ये है कि भाई अपना जो अगर आप डायबिटीज़ के अंदर आप मुब्तला है तो आपको हर साल कम से कम आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले पता लग जाए तो फिर आदमी उसका एक तो आपको सबसे पहले शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर है भी शुगर और अगर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है आपके रेटिना पे, तो जिसका एक इफेक्ट ये हो सकता है कि आपका रेटिना डिटैच हो सकता है। वन ऑफ द साइड इफेक्ट, वन ऑफ द साइड। तो ये बताइए कि इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं या इब्तदाई अलामात, वो आप बता पाएंगे कि किस तरह जाहिर होती हैं? ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही ये बता पाएगा जब आप उससे वो तो सालाना बुनियादों पर देखें। देखिए मसला ये कि इन चीज़ों के ये जो जहाँ तक शुगर के अमराज और उसके बाद जो इम्पैक्ट ऑन दी आई, ये बताना, ये इसके आपको अलामात नहीं होते, यही तो मसला है। और आपकी जो जब आपको वाज़ेह होता है कि जी मेरी अब नज़र कमज़ोर होती जा रही है, उस वक़्त तक डिज़ीज़ काफ़ी एडवांस हो गई है। सही। इसी वजह से हम कहते हैं कि सबसे जब भी आपका शुगर का आपका डिटेक्ट हो कि आपका ब्लड शुगर हाई है, तो आपको हर साल एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर आके अपनी आँख दिखाएं। सर ये भी बताइएगा कि अभी हमने शुगर की बात की, वो तमाम लोग जिनको ज़ियाबतीस है उनके चांसेस हो जाते हैं दिखाने के लिए, ख़ास तौर पे कि कहीं खुदा ना खास्ता उनकी बीनाई जो है वो लॉस ना हो जाए। सर ये भी बताइएगा कि अगर ख़ानदानी हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो रेटिना डिटैचमेंट की या शुगर की हो, बेशक उस बच्चे को शुगर ना हो, तो क्या इस सिनेरियो में भी हर साल एनुअली दिखाना चाहिए? नहीं, देखिए अगर आपके सिर्फ फैमिली हिस्ट्री है लेकिन आपको नहीं है शुगर, तो उसका उसको फिर ये है कि भाई होता नहीं। आई मीन फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली के अंदर हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, ठीक, बोथ फ्रॉम माय मदर्स एंड माय फादर्स साइड, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं है, माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। उसमें डाइट और लाइफस्टाइल पे बहुत इम्पैक्ट होता है शुगर के ऊपर। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, मतलब सिर्फ चलते हैं 30 मिनट अबाउट 3 or 4 टाइम्स अ वीक, और अगर आप अपनी डाइट जो है उसके बड़ी मोहतात तरीके से खाते हैं, तो फिर आपको नहीं होता। सर लेकिन विटामिन ए वाली तो कोई चीज़ें भी हम नहीं खाते। जब हम सुनते हैं कि आंखों की सेहत के लिए क्या अच्छा है, गाजर वो पहली और आखिरी चीज़ होती है जो कि हम बात कर रहे होते हैं, जिसकी आंखों वहीं पे महदूद हो जाता है। बिल्कुल। और सर मुझे ये भी बताइएगा कि हम इतने पैसे खर्च करते हैं कपड़ों पे और हज़ार लग्जरीज़ पे, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अब बीनाई है, अगर एक इंसान इमेजिन ही करे कि उसकी बीनाई नहीं है तो क्या ज़िंदगी हो जाएगी, तो और कोई चांस भी ना हो, लाइक कोई फैमिली हिस्ट्री भी ना हो, तो फिर भी क्या आप रिकमेंड करेंगे कि चले 3 साल या चले 4 साल बाद या एज के साथ साथ कोई रेगुलर चेकअप होना चाहिए? नहीं, वो तो आपको जब ख़ास तौर पे आपकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा हो जाए तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ज़रूरी नहीं कि हर साल जाएं, लेकिन दिखा देना चाहिए। ठीक है। फिर अगर कोई उसमें मसाइल हों तो फिर आपको वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बताएगा कि कितने वक्फे के बाद आके आप उनको। लेकिन उसमें आप मेरा ख्याल है डॉक्टर ज़रूरी ये भी है साकिब साहब कि आप जैसे कहते हैं ना, मोहतात जायज़ा अपनी सेहत का एक लेते रहें कि बिनाई आपकी, आपका सर बिल्कुल सही, ये वो दैट इज ट्रू। पैदाइशी तौर पर महरूम बिनाई से बच्चे, उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उनकी ट्रीटमेंट देखिए डिपेंड करता है अगेन क्या चीज़ की वजह से। अगर कई बच्चों को ये होता है कि कंजेनिटल कैटरैक्ट होता है, मतलब सफ़ेद मोतिया, उनका तो मसला आसान है, लेकिन वो कि आप 7 या 8 साल की उम्र से पहले करा दें, वरना उसके बाद अगर आप उसकी सर्जरी कराएंगे तो ये होता है कि आंखों में वो देखिए जब आप होते हैं ना तो आप रियली यू डू नॉट सी एनीथिंग, you just see blurred, विजन। फिर उसके बाद तो है कि आहिस्ता आहिस्ता वो विजन बेहतर होती जाती है। यू आर लर्निंग हाउ टू सी। द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली ऑफ विजन इज वेरी कॉम्प्लेक्स वन। आपकी आँख में मैं आपको देख रहा हूँ ना, तो मेरी आँख के ये कॉर्निया के थ्रू ये मैग्नीफाई हो रहा है, उसके बाद वो थ्रू द लेंस एक फोकस हो रहा है मेरे रेटिना पे, रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व से फिर आपके जी बिल्कुल इट इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो आपकी ऑप्टिक नर्व से जाता है आपके ब्रेन में, ब्रेन फिर उसको फिर रीअसेंबल करती है इमेज को। अच्छा, ये सीखना पड़ता है, ये एब्सोल्युटली, आई मीन दिस इज अन्ना मियाँ का, देखिए ना क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप जुटनाएंगे वाली बात है ना। तो ये है कि फिर उसके बाद ना ये सीखनी पड़ती हैं एज यू गो नो, ठीक। वो अगर आप वो पीरियड जो आपका सीखने का है वो उसमें अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे
ठीक है, जितना अर्ली आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट का आगाज किया जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना ही बेहतर है। इस बारे में मजीद भी सवालात हम करेंगे कि ब्लाइंड लोगों के लिए जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा जब हम ऑप्टिशियंस को दिखाते हैं तो कितना सही वो बताते हैं और कितना सही नहीं बताते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं नजमुल साकिब हमीद साहब, चेयरमैन LRBT, वो इदारा जो कि बिनाई से महरूम और वो अफराद जिनकी बिनाई मुतासिर है उनका मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है। और साकिब साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये आपका मुल्क गिर सहूलत मौजूद है ऐसे लोगों के लिए? देखिए, हमारे 19 अस्पताल हैं, 56 क्लिनिक्स हैं, सो 75 इन ऑल, तमाम सूबों में, तमाम सूबों। और ये जाल ऐसा बिछा हुआ है कि हर के 70% पाकिस्तानी 2 घंटे का बस की सफ़र से हमारे फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा तनासुब है, 70% पाकिस्तानी, मोर देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और जवाद, हम अभी ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि 99% पेशेंट्स जो इनके पास आते हैं वो मुफ्त ही इलाज करवाते हैं क्योंकि वो साहिब हैसियत नहीं होते। ये कैसे मुमकिन होता है? ये देखिए जी, बात ये है कि हम लोग ज़कात के लिए अपील करते हैं लोगों को रमज़ान के अंदर और वैसे भी, तो ज़कात इज़ कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40-45% ऑफ आवर इनकम। इस साल जो साल शुरू होगा नेक्स्ट मंथ से, उसके अंदर हमें 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 1.2 अरब। अब अपना ये सारा जो हमारा है उसको चलाने के लिए, और इसमें से अब ज़कात होगा और फिर अतियात होगी, और ये पाकिस्तान, इसमें से 85% ऐसे पाकिस्तान के अंदर से आते हैं हमें, और 15% हम द पाकिस्तानी हु आर लिविंग आउटसाइड द कंट्री। और आपने ये जो फिगर बताई है 1 अरब 20 करोड़ की, आपका जो सालाना खर्च है वो इसी के लगभग है। 29 लाख अफराद का एक साल में ट्रीटमेंट हुआ है। ये पूरा हमारा ट्रीटमेंट को एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और आयशा, आम बात ये भी है साकिब साहब की इसमें से 85% डोमेस्टिकली रेज्ड है, पाकिस्तान के अंदर के ही लोगों के अतियात और ज़कात लोग ही ये डोनेशन देते हैं, जो कि एक बहुत खुशी की भी बात है। तो सर, अभी जो यही आप अपने फ्यूचर प्लान्स बता रहे हैं कि इतने हमें डोनेशन की ज़रूरत है, जितना भी टाइम आपने लोगों की इस तरह से मदद करते हुए गुजारा है, आपको उम्मीद है कि ये तमाम जितना भी डोनेशन है वो आएगा इसी तरह से? देखिए, हम अपील तो करते हैं लोगों को कि देखिए, आप हमारा काम देखिए कितना वसी है। अब देखिए, मैं लेट मी शेयर अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। 36% जो आंखों के मरीज़ हैं वो LRBT उनको ट्रीट करता है, 36%। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? 36% पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द वर्ल्ड। इस हमारे जितना हम लोग नाबीनाओं की और जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, जिनकी ट्रीट करते हैं, और दुनिया में कोई इदारा नहीं करता। सो now the quality of treatment that you will get from us is one of our fundamental principles is that charity should not mean second rate treatment. So हमारे यहाँ आधा आपको इक्विपमेंट होगा। मैं भी आपको बता रहा था कि एक अभी जो हम खरीदने वाले हैं मशीन, वो है 2.5 करोड़ रुपए की। ठीक, तो ये इसी now that is what we are wanting to do is कि भाई बेस्ट इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट। हमारे जो डॉक्टर्स हैं बड़े स्किल्ड हैं। सही। उसके बाद हमारा एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 4 साल का होता है, जिसको हम ट्रेन करते हैं अपने डॉक्टर्स को आफ्टर MBBS, उनको फिर फेलोशिप का कराते हैं। इसी तरह हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हुए अपने पैरामेडिक्स के। तो ये सारा मिल के अच्छा इक्विपमेंट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे पैरामेडिक्स के, यू गेट, और पेशेंट की डिग्निटी का ख्याल, और फिर पेशेंट की डिग्निटी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो ये होता है कि जब आपने मुफ्त करना हो तो आप उनको ट्रीट करते हैं जैसे वो भेड़ बकरियां हैं जैसे। हमारे यहाँ ये नहीं है। सही। हम ये कहते हैं कि ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, इसको आपको इसके अदब, प्यार और मोहब्बत के साथ डील करना चाहिए। द फैक्ट दैट उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको हम उस तरह करें। मेरा ख्याल है ये तमाम जो ऐसे फलाही इदारे हैं, वो सब अगर कोई एक बात अगर ऐसी जो सीख सकते हैं वो साकिब साहब की ये है कि मुफ्त इलाज का मतलब ये नहीं है कि जो मरीज़ है
आपको अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर भी कोई समझौता करना पड़े। एब्सोल्युटली, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और सर एक और बात भी बताइएगा, सिंस आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में हमने ये ज़रा कम देखा है ट्रेंड कि लोग आंखें डोनेट करें। बाहर के मुल्कों में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। एक अब्दुल सत्तार ईदी साहब अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो दे गए थे, लेकिन उसके बाद कोई उसका कोई इतनी बड़ी अजीम एग्जाम्पल, लेकिन किसी ने अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते हैं, तकलीफ यही तो मसला है जी। और लोग कहते ये हैं कि जी इस्लाम में मना है, लेकिन ये बात गलत है जी, क्योंकि इस पे तो बड़े फतवे इशू हुए हुए हैं। ये जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो जद्दा में जिसका बेस है, उनका शरिया बोर्ड का एक फतवा है। सऊदी अरेबिया में उनके वो जो हैं, उनका भी जो शरिया का वो जो कमेटी है, उसका भी फतवा है। अज़हर का फतवा है इसके बारे में कि ये सदका जारिया है। तो आपको लगता है अवेयरनेस ना होना ऑर्गन डोनेशन के रास्ते में फिलहाल पाकिस्तान में सबसे बड़ी रुकावट है? सर दैट एब्सोल्युटली, एंड द फैक्ट इज़ कि हमारे इस्लामी मुल्क जो है, आई मीन सऊदी अरेबिया देख लें, इजिप्ट देख लीजिए आप, इंडोनेशिया देख लें, मलेशिया देख लें, टर्की देख लें, सारों में ऑर्गन डोनेशन होती हैं। हमारे यहाँ मुसीबत ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम चैरिटी, आप देखिए 85% जो बताया साकिब साहब ने वो यहाँ से रेज हो रही है, लेकिन जब ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो वो पाकिस्तान में नहीं है। साकिब, अगर आप 36% ऑफ आई पेशेंट्स पाकिस्तान में उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो हुकूमती ताउन तो बहुत हासिल होगा आपको। आई विश। अच्छा, ये आपकी ख्वाहिश ही है अभी तक? अभी देखें, सिंध गवर्नमेंट हमें देती है 3.5 करोड़ रुपया, पता नहीं इस हाँ सालाना, नहीं पिछले 2 सालों से शुरू किया है। आई होप इस बजट में भी। और आप ये तंजीम कितने साल से आपने बताया कि माशाल्लाह चल रही है? 32 और 2 साल पहले से आपको 3.5 करोड़ रुपए। चलिए, अल्लाह करे यहाँ से आगे कोई सिलसिला शुरू हो जाए। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट हमें अनफॉर्चुनेटली इससे ज़्यादा नहीं देती। पंजाब गवर्नमेंट से हमें मिलता है कोई तकरीबन, आप समझ लें 1 करोड़ रुपया मिल जाता होगा, और जो वफाक है उससे हमें मिलता है 1 करोड़ रुपया। सो एक तरफ से आप देखिए कि हमारा 1 अरब आटे में नमक के बराबर भी नहीं। बिल्कुल सर, हमारे जितने भी देखने वाले लोग हैं, जैसे आपने बताया, और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेजॉरिटी जो लोग डोनेशन देते हैं वो पाकिस्तान में से ही, पाकिस्तान के रहने वाले लोग देते हैं। सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे सो दैट लोग और ज़्यादा हेल्प कर पाएँ? देखिए, जो बिनाई है ना जी, अल्लाह मियाँ की सबसे बड़ी नेमत है। मैं इस वजह से कहता हूँ कि अगर आप इसको रियलाइज़ करना चाहें तो अपनी आंखें बंद करके एकदम खाने की कोशिश कीजिए। इम्पॉसिबल। आप इस कमरे से इधर से लेके उधर तक, दरवाजे तक जाने की कोशिश कीजिए, नॉट पॉसिबल। आप कहीं ना कहीं ठुकरा जाएंगे। तो ये हम लोग, जब हमारी जेब बिनाई होती है तो फिर आदमी ये सोचता नहीं है, उसको वैल्यू नहीं करता। जिन लोगों की बिनाई नहीं है और वो गरीब है, तो मसला ये होता है कि भाई वो तो बेकारी बन जाते हैं ना। अच्छा, अब ये देखें, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 लाख लोग ऐसे हैं जो नाबीना हैं, और तकरीबन 2 करोड़ ऐसे हैं जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, और अगर उनका इलाज ना किया गया तो वो भी नाबीना हो जाएंगे। अच्छी जो खुशकिस्मती हमारी ये है कि बिनाई के नाबीना ब्लाइंडनेस जो है वो 80% ऑफ इट इज़ क्योरेबल। सो अगर ये अपने इलाज करवा लें तो अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं, अपना ज़िंदगी बना सकते हैं, अपने फैमिली के लिए अर्न कर सकते हैं, और उनके लिए कुछ उनको एजुकेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मुस्तकबिल उनका रोशन हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, बड़ी सिंपल सा LRBT आप गूगल पे सर्च कीजिए, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आप अपने एहतियात दे सकते हैं किसी की ज़िंदगी में उसकी बिनाई यानी रोशनी लौटाना। और आयशा एक गरीब आदमी जिसके पास खुदा न खास्ता बिनाई भी नहीं है, उसके लिए ज़िंदगी क्या होगी, इसको ज़रूर सामने रखिए। सो मदद कीजिए और सवाब कमाइए, बहुत बड़ी नेकी है। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक पे जाने का वक्त भी हुआ जाता है, और इस दरमियान कराची में तो नहीं, लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले रोज़ा भी इफ्तार करेंगे। वापसी पर हम उलमा कराम से रहनुमाई हासिल करते हैं आज ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में। हम उनको पूरा करते हैं या नहीं पूरा करते, ये तो हमें तब पता चलेगा जब हमें पता चले कि ख़वातीन के हकूक़ हैं क्या। रहमानी साहब से जानना चाहूँगी सर, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की जो दूसरी आसमानी कुतुब हैं, अगर आप उनका ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें, और उसमें जो सबसे पहले जो फर्स्ट जो उनके जो चैप्टर्स हैं उसमें जेनेसिस है, ठीक है ना। जेनेसिस के जो चैप्टर्स हैं उसके कुछ अबवाब हैं। उस जिसमें जो जेनेसिस के जो चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहले ये बात की जाती है कि जो औरत को आज जो तकलीफ़ मिलती है वो एक औरत की वजह से मिलती है। वो हज़रत हव्वा से वो ताल्लुक़ कनेक्शन करते हैं, और फिर वो जो वेस्ट है वो कहता है वूमैन, वू फॉर मैन, यानी कि वो चीज़ जो मर्द को तकलीफ़ दे। आज से 300 से 400 साल पहले फ्रांस के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं और इस बात पर डिस्कशन करते हैं, आया कि औरत इंसान है या नहीं। आज से 300-400 साल पहले आप हिस्ट्री में देख सकते हैं फ्रांस की। जाइए आज से 1450 साल पहले, ये 1438 है ना, आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में उतर रहा है, और उसमें पूरा चैप्टर सूरत निसा का उतरता है। सूरत रिजाल नहीं, रिजाल कहते हैं मर्द को, और निसा कहते हैं औरत को। सूरत निसा, औरतों के हुकूक के हवाले से अल्लाह पूरा एक चैप्टर ना सिर्फ सूरत निसा बल्कि सूरह नूर के अंदर औरत की शान बयान की जाती है। सूरह बकरा के अंदर मुतअद्दिद आयात हैं जिसमें औरत की शान बयान की जाती है। कुरान बताता है कि औरत का क्या मकाम है, का वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें में बताती हैं कि औरत की हर रूप में मर्द को बता दी कि ये शाहकार है। कहा कि अगर ये माँ है तो इसके कदमों तले जन्नत है, अगर ये बीवी है और तुमने इसके साथ हुस्न सुलूक से पेश आया तो तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा को हासिल कर लोगे। तुम अगर इसको एक लुकमा भी अपने हाथों से खिलाओगे तो ये बेहतरीन सदका होगा। और ये बात अगर ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू कीजिए। अहम बात आपने बयान की कि नाज़रीन 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो हुकूक वज़ा फरमा दिए, बता दिए, आज हमें सिर्फ उन्हीं का एक मरतबा जायज़ा ले लें तो सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। रहमानी साहब, आप सूरह निसा के हवाले से बता रहे थे कि ख़वातीन के हुकूक के बारे में क्या? मैं ये कह रहा था कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुतअद्दिद सूरत मुतअद्दिद आयात के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औरतों के हुकूक के हवाले से बात की। मैं ये बता रहा था कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो दो बहनों की परवरिश करता है, फरमाया वो और मैं, इस तरह उंगली को जोड़ा, वो और मैं कल क़यामत के दिन इस तरह होंगे, जो अपनी बहनों की, और एक रवायत में आता है कि जो अपनी बेटियों की परवरिश करता है वो और मैं कल क़यामत के दिन इस तरह होंगे। आज के मुआशरे में भी बहुत सारे घरों में तलाक इसलिए हो जाती है कि भाई तुमने 3 बेटियां पैदा कर ली, अब चौथी भी कर लोगी। समझ, इस तरह का है ना, रियलिटी है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ अपनी बेटी के साथ क्या है। जब आका करीम के घर में बेटी हुई है तो आका ने खुशी का इज़हार फरमाया, और जब देखिए पूरी कायनात की ख्वाहिश ये होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहना है कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं और मेरी औलाद आप पर कुर्बान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जब एक शहज़ादी आती है जिनका नाम फातिमा ज़हरा है, उनको देख के एक तो आका करीम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं फातिमा तुझ पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को किस तरह हक़ दिया, बहन को किस तरह हक़ दिया, बीवी को किस तरह हक़ दिया, माँ को किस तरह हक़ दिया, ये तमाम रवायात के अंदर मौजूद है। और एक हुकूक के बारे में हमें समझाया अल्लाह के, बल्कि रवायत में तो ये भी आता है कि जब आखिरी जो लेक्चर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में दिया, बिल्कुल आखिरी जो आपको लेके आए हैं कमरे से, आप कमज़ोरी की हालत में आपको बिठाया, आपने फरमाया इत्तकू इत्तकू इत्तकू, डरो अल्लाह से और डरो जो तुम्हारे घर में अल्लाह की बांदियाँ हैं। उस वक्त भी, और फिर हम देखते हैं हज्जतुल विदा के मौके पर जो अज़ीमुश्शान इंसानी आप कह सकते हैं मंशूर है,
उसमें बारे में आपने बार बार फरमाया कि तुम्हारे घर में जो अल्लाह की बांदियाँ उनके हुकूक के हवाले से डरो। अल्लाह के नबी बार बार आप तायद फरमाते थे, बार बार एक, और फिर ये हदीस में मिलता खैरुकुम खैरुकुम खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन है। ये औरतों के हुकूक के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और फिर एक लोग बहुत एतराज़ करते हैं, वो इस्लाम पे एतराज़ करते हैं। वो इस्लाम पे एतराज़ ये होता है कि इस्लाम जो है वो कसीर तादाद में शादियों की इजाज़त देता है कि भाई वो कहता है मसना वसलासा और रुबा। कुरान की फिर इस आयत पे लोग एतराज़ करते हैं जो मोतरज़ीन है, वो कहते हैं कि कुरान कहता है 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, पूरी आयत नहीं पढ़ते, बड़ा नाइंसाफ़ी करते हैं वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। कुरान कहता है कि 2 करो, 3 करो या 4 करो। फ़इन ख़िफ़्तुम, अगर तुम्हें खौफ है कि तुम अदल नहीं कर सकते, इल्ला फ़वाहिदा, हमें सिर्फ एक करनी है। होता ये था कि पहले के लोग जो कसीरुल माल होते थे वो 100 शादियाँ करते थे, वो औरतों को ज़िंदा जावेद यानी कि उनको मुर्दा तस्वुर कर लिया करते थे, कमरे बनाकर औरतों को छोड़ दिया करते थे, वो पूरी ज़िंदगी एक कमरे के अंदर गुजार दिया करती थी। 100 औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी। इस्लाम ने पाबंदी लगा दी कि देखो नहीं, मर्द तो कहते नहीं, शर्त लगा दी अदल की। अब ये समझने की बात है कि उस अदल का तकाजा क्या है, और कहा ज़हनी फ़िक्री हर तरीके से माल ना खर्च करो, बल्कि उनकी ज़हनी फ़िक्री हर तरीके से उनको खुश करो। सुभान अल्लाह। ये अदल इंसाफ सर अगर देखा जाए इसको, अगर हम अपने डेली लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो अक्सर जो शौहर हजरात होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि मैं एक ही बीवी को कैसे खुश करूं, वो उसी को खुश करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो खैर इसको हम थोड़ा लाइटर मोड पे भी लेके चल रहे हैं। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। इस नुक्ते को आप जरूर कॉल्स कीजिए, आपके जहनों में सवाल है। रिजवी साहब से इस बारे में रहनुमाई लेते हैं। रिजवी साहब, अब ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से अब हमें क्या रहनुमाई मिलती है कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों से मुतल्लिक किस हद तक बाइख्तियार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने अक़द फरमाया अपनी बेटी का हज़रत अली इब्न तालिब से, तो आप तशरीफ़ लाए घर में और दोनों को सामने बैठाया और आपने फरमाया कि ये जो घर की 4 दीवारी है ना, इसलिए के तमाम काम, ज़िम्मेदारियाँ, अख्तियारात जो हैं वो फ़ातिमा तुम्हारे हैं। और अली से फरमाया कि जितने भी बाहर के काम हैं, मसाइल हैं, जो भी काम बाहर होते हैं वो आपके अख्तियार में, सही, वो आप करेंगे। यानी औरत घर में ख़ुद मुख्तार है, मर्द बाहर घर मुख्तार है। कैसे रोज़ी कमाए, किस तरह से रोज़ी कमाए, कहाँ से कमाए, क्या पेशे अख्तियार करे, ये सब काम मर्द का काम है, औरत का इसमें कोई दखल नहीं है। वो अलग बात है कि मशवरा जैसे करते हैं तो मशवरा तो आप हर एक से कर सकते हैं, लेकिन यह कि इख्तियार मर्द का है कि वो जो चाहे करे। औरत करी है कि और क्या करें, आप ये पेशे अख्तियार करें और ये पेशे अख्तियार न करें, ये ऐसा नहीं, ये मर्द का अख्तियार। ठीक, इस तरह घर के अंदर औरत का अख्तियार, यानी आपने ज़िंदगी को बांट दिया। इसका मतलब ये भी तो नहीं है बिल्कुल कि बस औरत को घर का ही वो कर दिया जाए, ये मकसद इसका नहीं, गलत ताबीर इसकी है। इख्तियार औरत घर में है, घर में वो किस तरह से घर को क्या चलाए, किस तरह से उसके तमाम मसाइल हल करे। घर के मसाइल है खाना पकाना, घर के रहा सब दूध बाश तमाम, वो औरत के अख्तियार। अच्छा, यहाँ बात आप इख्तियार की कर रहे हैं। हाँ। आप ये फ़राइज़ की हम बात कर रहे हैं, बाइख्तियार बनाने की बात। वो फ़राइज़ साथ चलते हैं ना, इख्तियार औरत को दिया, सही, इख्तियार औरत को दिया, या आप औरत जो वो उसकी मर्जी यानी वो होगी ज़्यादा अहम होगी, वो चलाएगी, और मर्द के लिए बाहर के लिए कहा। अच्छा, अब उसके बाद ये कहा कि तो औरत जो है वो हज़रत अली फरमाते हैं कि वो उसको हम समझते हैं कि खादिम है, हमारे आम तौर पर हमारे नौकर है, कहते नहीं मुँह से, लेकिन समझते यही है, रवैया ऐसे ही, रवैया वही है, तो इन अमल से वही कहते हैं। फरमाया कि नहीं, ये खादिम नहीं है, ये फूल है, अल्लाह की हुस्न का, अल्लाह के जमाल का मज़र है, ये काबिल कदर है। खिदमत लेना नहीं है इसका काम, इसका मर्द का काम इससे खिदमत लेना नहीं है, इसकी कदर करना, इसके बारे में मजीद भी बात करेंगे, काम करना है बिल्कुल इसकी, यानी कि उसके जो उसको अल्लाह ने हुस्न दिया है, उसकी जैसे गर्विदा उसका होना, उसकी तारीफ करना, उसके लिए खिदमत करना, ये वो जज्बा है। और आपके जैसे एक कॉलर है, उनको रूबिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रूबिया खातून ने ही की आखिर कॉल ख़वातीन के हुकूक के लिए, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे इस्लाम की शान यही है जिसकी वजह से ख़वातीन को इज्जत मिली है।
अच्छा, कोई सवाल करना चाहेंगे उलमा कराम से? हाँ जी, मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि हमारे मजहब की यही शान है कि जिसकी वजह से हज़रत आयशा साहिबा, हज़रत फातिमा साहिबा, ये उनकी इज्जत, उनकी शान की वजह से, उनके सदक़े में हमें इज्जत मिली है। और अल्लाह ताला हमारी इसी तरह। बहुत शुक्रिया रुबिया, आप लाहौर से बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और सब वो यही बता रही थी कि इस्लाम ने जो वज़ा फरमाए ख़वातीन के हवाले से हुकूक, उसी की बदौलत आज ख़वातीन को ये मकाम हासिल है, वरना शायद क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हमारे पास मज़हब की बात ये देखिए, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें तो बिल्कुल वाज़ेह आपको लगेगा कि औरत को तो वो कहते थे, जाहिल अरब कहते थे कि जो जंग नहीं कर सकता और जो दफा नहीं कर सकता, दुश्मनों से लड़ नहीं सकता, तलवार उठा नहीं सकता, उसका कोई हक नहीं। ये कोई सोच थी, ये थ्योरी थी। वो तो लाइक के वो यहाँ तक था कि यानी औरत जो थी अरबों की रदी और रोमन्स की रदी, यानी ये बहस थी कि इसमें रूह भी है कि नहीं है, यानी माल मवेशी जैसी कुछ है थी। माल मवेशी, बिल्कुल सही लगा आपने साहब ने कहा। माल मवेशी की जो हैसियत थी, गाय बकरी की जो हैसियत थी, वो हैसियत औरत थी। उस दौर से इस दौर तक हम आए हैं, ये अरब जahiliyyat तक रहा है। अरब जahiliyyat ये हुजूर के पैगाम के आने तक यही था कि औरत जो है ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई यानी रूह मखलूक नहीं है। ये तो जैसे ये सोफ़ा है, जैसे ये कुर्सी है, जैसे ये गाय है, बकरी है, ये इसकी ये लेवल था औरतों का। ब्रेक का टाइम हुआ है, इस्लाम ने और कुरान करीम पहली मरतबा दुनिया की तारीख में फर्स्ट टाइम, यानी ये जो हमारे मुस्तशरीक़ीन उन्होंने लिखा है, अजीम मुस्तशरीक़ीन हैं, उन्होंने इस बात को लिखा। ठीक, यहाँ पे छोटे से वक्फे का वक्त भी हुआ है। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ह्यूमन हिस्ट्री औरत के हुकूक मुकर्रर किए हैं वो इस्लाम ने। इसके बारे में हम ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एब्सोल्युटली, एक छोटे से वक्फे के बाद। रौनक इफ्तार में आपको खुशामदीद। इससे पहले कि हम रहमानी साहब और डॉक्टर हसन रिजवी साहब से ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक मज़ीद बात करें, कॉलर हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। मिसेज़ रिजवान, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें मालूमात मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे उलमा कराम से क्या पूछना चाहेंगी? उलमा कराम से इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है आज का? जी बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा ये है कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? सूरह बकर। ठीक है, हम आपको बता देंगे। ऑप्शन दिया था आपने? नहीं, ऑप्शन हमने कोई भी नहीं दिया था। सूरह बकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल करना चाहेंगे? जी, मुझे सवाल करना है। जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, तकरीबन 12 साल में होते हैं, वो छोटे ही होते हैं, तो वो बीच में रोज़ा तोड़ देते हैं, तो इनका गुनाह वालिदैन पे जाता है या उन बच्चों को ही मिलता है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर हम चाहेंगे कि देखिए, अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, वो नाबालिग, उन्होंने 12 साल में तो बच्चा समझदार हो जाता है, उसको जो है वो बताया जाए, प्यार और मोहब्बत से समझाया जाए पहले। और अगर 12 साल के बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम फहम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कुछ बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, कुछ का दरमियाना होता है, कुछ का बहुत ही पस्त होता है, क्योंकि मैं हकीम भी मैं जानता हूँ। तो जिनका बहुत ही कम है तो उनको ना रखवाएं, उनको असर से मगरिब में प्रैक्टिस के रोजे रखवाएं। उनके सवाल की रूह है कि अपने अमाल के जिम्मेदार ऐसे बच्चे खुद हैं या उनके वालिदैन? अभी नहीं है ना, वो तो मुकल्लफ नहीं हुआ, अभी तो नाबालिग है बच्चा। बालिग होने के बाद ये मुकल्लफ जो होता है उसका मतलब ये होता है शरीयत में कि जब तक वो नाबालिग है वो जिम्मेदार नहीं, इसे मासूम कहते हैं ना लोग। तो इस केस में उनके रोजा को बच्चा अगर इफ्तार कर दे तो वालिदैन को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आज के मौजू की जानिब हमारे साहब, ये जो मर्द और जन के हुकूक का मामला है, ये एक दूसरे से बरतरी के हवाले से हमारा दीन इस्लाम हमें क्या बताता है? कौन बरतर है, कौन बेहतर है? या अगर हुकूक की बात है तो मर्द व जन के हुकूक बराबर हैं, कैसे रहनुमाई फरमाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रब्बे ज़ुजला इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। सूरह निसा की आयत। देखो, हमने मर्दों को फजीलत दी है। अब फजीलत क्यों दी है? अब लॉ ऑफ कॉजिशन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शाह फरमाता है व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि वो अपना माल खर्च करेंगे औरतों पर। अब कोई एहसान नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह का हुक्म होगा। वलीउल अमर बनाया मर्द को, अगर शादी नहीं हुई तो बाप वलीउल अमर है। तमाम ख़र्चे बच्ची के, तमाम जिस भी जहत से खर्चे होंगे,
से खाना पीना रहना का कपड़ा वो सब बाप उठाएगा। बाप नहीं है तो फिर वलीउल अमर भाई हो जाएगा। शादी हो गई तो शौहर हो जाएगा। शौहर नहीं है तो बेटा, ये नहीं है तो दादा, दादा नहीं है तो चचा। अब कोई भी नहीं है तो मिल्लत इस्लामिया उसका ख़र्चा उठाएगी। औरत को मजबूर औरत पर जुल्म नहीं होगा। एक प्यारा एक अंदाज़ कुरान ने हमें समझाया। कुरान ने हमें ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि औरतों को बिल्कुल दबा दिया जाए, बल्कि घर में एक मलका की हैसियत हासिल होगी। और फिर अब आप ये देखें तिब्बी नुक्ता नज़र से कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ औरत के जहनी सलाहियत कमज़ोर हो जाती है, तकलीफ़ की वजह से, बीमारी की वजह से। कुछ मामलात ऐसे हैं तो उसमें कुछ गलत फ़ैसले भी हो सकते हैं। इसलिए मर्द को कहा गया कि आप घर के अंदर वो रोल अदा करो कि जहाँ मोहब्बत प्यार वाला हो। सेकंड ये कि आप भी उनकी भी बात सुनो, अपनी भी बात करो और हकीमाना अंदाज से फ़ैसले करो। और उस सूरत में क्या होगा जब अगर औरत घर का खर्च चला रही है, उस केस में? ये सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब हम लेते हैं हमारी कॉलर से बात करने के बाद। अफशा हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अफशा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात करना चाहेंगी? बिल्कुल फरमाइए। मैं ये बात करना चाहूंगी कि अगर शोहर एक शादी उसकी हुई है, उसके बच्चे हैं और किसी मजबूरी में किसी दूसरी औरत से वो शादी कर लेता है, औरत की मजबूरी है, सही, तो उस औरत को वो बहुत कम रखता है, कम खर्च देता है, उसके पास रहता भी नहीं है। और जब वो बात करती है तो उसको ये डांट देता है कि मैं तुम्हारी मजबूरी की वजह से मैंने तुम्हें रखा हुआ है। सही सही। दूसरी औरत को ताने भी देता है और उसके साथ सही सलूक नहीं करता, अदल बेसिकली नहीं करता। तो ये वो रह भी नहीं रहा पास, और वो आता भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए आता है। अखराजात वो दे रहा है लेकिन वो भी बहुत कम है। सही, आपका सवाल हम बिल्कुल समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर वैसे रहमानी साहब ने वजाहत की भी थी, अगर आप और कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ देखिए। अल्लाह के नबी ने शादियाँ की हैं वो बेवाओं से की हैं, इनको सहारा देना तो उनसे की है। आप कभी जाएँ तसव्वुर के अंदर, तारीख़ के अंदर जाएँ और पूछें किसी भी अम्मा से कि नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या था। क्या अल्लाह के नबी ने कभी प्रॉपर टाइम दिया, नहीं दिया? क्या अल्लाह के नबी ऐसा अल्लाह न करे कभी हाथ उठाया? तो हुजरों के पीछे से एक आवाज़ तसव्वुर में आएगी, तुम मारने की बात करते हो, अल्लाह के नबी ने तो कभी तंज़ भी नहीं किया। हर एक नबी को अल्लाह के नबी ने अपनी हर एक बीवी को प्रॉपर टाइम दिया। कभी सफ़र का मामला है तो जो है वो नाम निकाले जा रहे हैं, कुरानंदाज़ी हो रही है, जिनका नाम निकल रहा है अल्लाह के नबी उनको लेके जा रहे हैं। और एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी की ज़ौजा बैठी है ऊँटनी पर, सहाबी तेज़ दौड़ा रहे हैं, तेज़ दौड़ा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से कहा आहिस्ता, कांच का घर है ऊपर। देखिए मोहब्बत का अंदाज़ प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि, अगर यही अंदाज़ जवाब भाई हम अपने घर पे नाफिज कर लें। और अदल की जब शर्त रख दी गई तो इन खिफ्तुम ना, देखिए अल्लाह ने कितना खूबसूरत अंदाज में कहा, अगर तुम्हें खौफ है कि तुम तादिलु, तुम अदल नहीं कर सकते, इल्ला फ़वाहिदा, तुम्हें एक करनी, तुम एहसान नहीं कर रहे। तुमने अगर किसी औरत से शादी की है और तुम ये तुम इसी कहते हो कि जी मैंने आप पर एहसान किया, नहीं, तुमने कोई एहसान नहीं किया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि तुमसे एक बहुत बड़ी नेकी करवा ली, और जो हो सकता है कि तुम्हारी जन्नत का जामिन बन जाए। वो सवाल मैं अगर चाहूँ, हम जिस पहले थे, मैं रिजवी साहब से उस पर अगर रहनुमाई ले रहे हैं, वक्त की किल्लत के बाइस भी, कि अगर एक घर का ढांचा कुछ इस तरह का है, एक फैमिली का, कि औरत कमा कर ला रही है, तो फिर अब इख्तियारात का तयन का मामला किस तरह होगा? देखिए इख्तियारात का तो वो है बीवी, सही, कमा रही है बीवी। अव्वल तो पहली बात है वो शोहर की इजाज़त से कमा रही है, बगैर उसकी इजाज़त कमा सकती नहीं है। सही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक होता है कमाना, ठीक है, एक होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किसकी है? घर चलाने की, खर्चे की, घर के खर्चे की जिम्मेदारी किसकी है? औरत की नहीं, वो चला रही कर रही है, तो ये एक वॉलंटियर गोया वो काम कर रही है। लेकिन माजरत के साथ हमने तो ऐसे मर्द हज़रात को देखा जो बाय चॉइस घर पे बैठने को तरजीह देते हैं। ये औरत को कहते हैं कमाने को, तो स्पेशल केस पे आ गया ना, वो बात अलग है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जनरल भी तो औरतें कमा रही हैं, जिसमें मर्द ऐसा, मर्द भी बासलाहियत है, बल्कि ज़्यादा बासलाहियत है, मगर औरतें भी कमा रही है। वो कहता है भाई क्यों घर बैठे, आजकल इतने आसान हुए घर के काम, इतने आसान हो गए घर के काम कि आजकल कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आदमी घर में रह ही रहे। और जैसे पुराने ज़माने में बहुत मुश्किल था काम पकाना वगैरह, मैंने तो अपनी आँख से देखा है, बहुत मुश्किल था उस ज़माने में, लकड़ी जलाना और उसको, वो बहुत मुश्किल काम था। अब तो कुछ भी नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर औरत कमा रही, फिर भी वो है बीवी। देखिए असल बात है कि वो बीवी है, जिम्मेदारी नहीं है उसकी घर चलाने की, वो फ़कत एक अपने शौक़ पूरा करने के लिए या हेल्प करने के लिए कर रही है। असल जिम्मेदारी जो है मर्द की है। लिहाजा वो शौहर जो है उसका मकाम शौहर का मकाम है, उसका एक दर्जा औला कुरान ने करार दिया है। देखिए इसको गलत समझते हैं लोग कि मैच खेलते हैं, आप पढ़े लिखे लोग सब पढ़े होते हैं, सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, मगर एक कैप्टन होता है, सही, कैप्टन जरूरी होता है। ऐसी घर की बात है, घर में भी एक कैप्टन होना चाहिए।
मानना पड़ेगा, वरना इसके बाद चल सकता नहीं। बहुत ही अच्छी मिसाल, बहुत ही अच्छी मिसाल है। कुरान में कहा है कि अगर दो खुदा होते तो फसाद हो जाता। ये हो कि दोनों एक वो कहता भाई ये हो, वो कहता नहीं ये हो। सो कॉन्सेप्ट वो टीम का है, टीम वर्क है। आप इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं? मैं ये आपसे कह रहा था कि जब आपने बात की, कभी कभी ऐसा भी होता है, फी ज़माना हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर, और आगा भी इस बात पे कहेंगे कि कुछ मर्द हजरात औरतों की पॉकेट जो मनी जो कमाती हैं, खुद नाअहल बन के बैठे हैं, वो छीन लेते हैं। सही। उसमें मजबूर करते हैं, मजबूर कर लेते हैं। देखिए, पहली बात इस तरह डॉक्टर साहब ने की कि मर्द को मजबूर नहीं कर सकता। कुरान ने कहा कि मर्द का काम है वह बीमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। सेकंड बात, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत के हवाले से बात की, लिल निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन। अब जो औरत कमाती है, कुरान कहता है वो औरत का हक़ है। मर्द के हवाले से वो औरत जिम्मेदार नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए कुरान के अंदर कहा लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसब, जो मर्द कमाता है वो मर्द का हक़ है। लिल निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, औरत जो कमाती है वो औरत का हक़ है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा माल आप ले लें। देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नूर देखिए आप, अगर आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नूर को समझेंगे तो जो अंधेरा है वो हटना शुरू हो जाएगा और हर सू आपको रोशनी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम औरत जो कमा रही है, मर्द उससे एक पैसा भी ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन तमाम लोगों के लिए। वो अपने आप वॉलंटियर कर दे कि भाई ठीक है, मैं घर के खर्चे में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ, वो एक अलग बात है। वो क्या नहीं भाई मेरा काम नहीं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही कम वक्त में हमने औरतों के हुकूक के बारे में बात की, और एक चीज़ तो तय हो गई कि इस मामले में हमें ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लीडर घर का एक मर्द है, क्योंकि एक टीम के ऊपर एक इंसान होना ज़रूरी है जो कि हर चीज़ को मैनेज कर रहा हो। लेकिन इसमें आप जिम्मेदारी का एलिमेंट भी बढ़ जाएगा। अगर आप टीम के लीडर हैं, कप्तान हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। बड़े एहसन तरीके से रहनुमाई फरमाई रिजवी साहब ने और रहमानी साहब ने कि मर्द की जिम्मेदारी है, औरत अगर मैदान अमल में उतर कर कुछ कमा रही है तो उस पर उसका इख्तियार है, उसे आप पूरा इख्तियार, कुल इख्तियार है उसके ऊपर। जज़ाकल्लाह इस रहनुमाई के लिए। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल 6 से लेकर 8 बजे तक एक नए टॉपिक के साथ, एक ट्रांसमिशन के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।